अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और आप ये देखें कि क्या वजह है कि बजट आ चुका है और उसके बावजूद सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी मुस्कुरा के आपको वेलकम कर रही हैं। ये बेसिकली वही फार्मूला है कि गम तो आते ही हैं, दिल जलाते ही हैं, गम लगे तो भी हंसते हंसाते रहो। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसा हो गई, ये वो वाली बात है। तो वैसे भी दिन का आगाज़ है कि कोई भी मुश्किल हो, दिन का आगाज़ अच्छी स्माइल के साथ करना चाहिए भाई। उसके बाद फिर जो भी मुश्किलात आने हैं और हमारी हाँ वो देखते ना कि जी क्या कहते हैं आलू आज जितने आलू आएंगे, हाँ। ये वो हमारी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। हाँ मालूम हो जाएगा कि अगर कोई मुश्किल चीज़ आएगी उस सिचुएशन को आलू का नाम दिया जाता है। हाँ। तो बात ये है कि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत है प्रॉब्लमेटिक है, वो मैंने ये देखा कि मुझे एक तो ये है कि हम ओवरऑल बात करते हैं कि बलूचिस्तान के जंगलात में आग लग गई, फलानी जगह आग लग गई। मुझे मेरे गांव यानी कि कोटली सतिया से बहुत से लोगों ने वीडियोस और उसके बाद मैसेजेस और ये चीज़ें भेजी कि भाई वहाँ पर जगह जगह आग लग रही है। और ये शदीद गर्म मौसम में आग लगने की बहुत सी वजूहात होते हैं। थंडर लाइटनिंग होती है, किसी की शरारत हो सकती है, 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आग लगने से तकरीबन 60 से 70% वो कह रहे हैं कि जंगलात राख हो गए हैं। अब ये कोटली सतियाँ बेसिकली ये सेम ही है, मरी से कुछ फासले पर है। और अब वहाँ पर मसले मसाइल ये हैं कि बेसिकली जो महकमा जंगलात है उसके अंदर कोई हायरिंग्स नहीं हुई। अब महकमे जंगलात में कोई हायरिंग्स होंगी, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जो टाइमली देखेंगे और उसके बाद आगाह करेंगे और उसके बाद आग पर काबू पाया जाएगा। तो ये असल चीज़ ये होती है कि टाइमली किसी चीज़ के ऊपर देखना और उसके बाद आगे बताना और उसके बाद आग बुझाने के लिए इक़दाम करना। तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर बड़ा संगीन ये मसला बना हुआ है। अच्छा, महकमा जंगलात में आप कह रहे हैं कि हायरिंग नहीं हुई, चलें ठीक है, महकमा जंगलात में अगर हायरिंग हुई, लेकिन प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी तो होती है, वो क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मुकामी इंतजामिया क्या कर रही है, पुलिस होती है, ज़ाहिर है कि फायर टेंडर्स को भेजा जाना चाहिए। और ये बड़ा हंगामी मसला है। हम तो वैसे ही रोते रहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो ना होने के बराबर है। अब ये जो पहाड़ी इलाके जो पुरफजा मकामात हैं जिनको अभी वहाँ पर इक़दामात कह रहे थे कि किस तरीके से उनको हिल स्टेशन बनाया जाए, उस इलाके को भी अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मरी को तो एक तरह से उन्होंने कंक्रीट का जंगल बना दिया है। लेकिन अब वहाँ पर आग लग के जंगलात का तबाह हो जाना और कीमती लकड़ी का ज़ाया हो जाना, पूरी ग्रीनरी का ख़त्म हो जाना, ये बहुत बड़ा ये बेसिकली वो इलाके हैं जो काफ़ी बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जब यहाँ के लिए काम ना किए जाए और उसके मुस्तकबिल के बारे में ना सोचा जाए, शॉर्ट टर्म क्या मतलब लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी नहीं देखी जा रही, तो फिर सवालात तो खड़े होते ही हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सख्त गर्मी के साथ आग बरसाता सूरज, मौसम का मिजाज बदलने लगा। मुल्क में प्री मानसून बारिशों की एंट्री के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत कम होने लगी। भारत में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात, एहतजाज करने वाले भारतीय मुसलमानों पर मोदी हुकूमत के मजालिम जारी। बदतरीन पुलिस तशद्दुद के बाद अब घरों में भी जबरदस्ती घरों को गिराया जाने लगा। दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जलते हुए पेट्रोल से भरे टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाला ड्राइवर हम सब के लिए काबिल फख्र। बलूचिस्तान का बहादुर सपूत फैसल बलोच आज है बाखबर सवेरा का मेहमान। और पाकिस्तानी नौजवान का कारनामा, इंजीनियर ने गाड़ी और मोबाइल की जगह कपड़ों में स्मार्ट चिप लगा ली। चिप के जरिए सूट खुद बोलते और दास्तान सुनाते हैं। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर के हवाले से, क्योंकि जो वेदर जिस तरीके से आए दिन अनप्रेडिक्टेबल होता चला जा रहा है, तो एक तो बड़ा रीज़न उसमें क्लाइमेट चेंज का भी है कि पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि जी गर्मी आएंगी जून जुलाई में। बचपन में जो हम एसेस भी पढ़ा करते थे उर्दू का, जब गर्मियों के वाले से बात होती थी, गर्मियों की छुट्टियों के वाले से बात होती थी, तो होता ये था कि जी जून के बाद से जो है वो गर्मियाँ शुरू हो जाती थी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। लेकिन अब मामला थोड़े डिफरेंट है। हमने देखा कि मार्च में ही ऐसी गर्मी पड़ी कि क्या जून जुलाई में गर्मी पड़ेगी। और फिर सती कहते हैं, जो मैंने आज के साथ ही बात की थी कि जी पता नहीं 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा मार्च में, ऐसी ज़बरदस्त गर्मी पड़ी। तो अब यही बात क्लाइमेट चेंज की भी और साथ में ये भी कि ये इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो पाकिस्तान में इलाका सफ़र कर रहा है, जंगलात की बात तो सती आपने कर दी, लेकिन मुझे लगता है शहरों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है
शायद कराची है। बिल्कुल, कराची इसलिए सफ़र कर रहा है कि यहाँ पर एक जानिब हम देखते हैं समंदर है, फिर उसके बाद हमारा शहर है, और जब समुद्री हवाएं वहाँ से नहीं आती हैं और किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर एक हीट इंडेक्स की सी कैफियत बन जाती है, यानी कि तंदूर की सी कैफियत बन जाती है। अब यहाँ पर प्रेडिक्शंस ये हैं कि आगे चल के बारिशें हो सकती हैं और बड़ी शदीद बारिशें हो सकती हैं, और जून के एंड में आज ड्रिजलिंग का क्या है या अबर आलूद रहने का क्या है? नहीं, आज बूंदाबांदी, हल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन सत्य आप देखें ना कि हमारे यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि कल रात मलीर के इलाके में बारिश हुई है। अच्छा, आप ये देखें कि कराची में आप देखेंगे, जैसे सती ने कहा कि समुंदर भी है, समुंदर के ऊपर आप रोज़ बादल भी बनते हुए देख रहे होते हैं, और कराची में आप रोज़ शाम को बादल ज़रूर देखेंगे, बादल आएंगे आपके सामने, बरसते नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, आपके सामने चहलकदमी करते हुए चले जाते हैं, लेकिन कराची में बादल बरसते नहीं हैं। जो सबसे बड़ी वजह है कि कराची में जो आपको ग्रीनरी बाकी दूसरे शहरों में नजर आती है, वो आपको कराची में नजर में नहीं आएगी। सिंध के बहुत सारे शहरों में ऐसा ही है। लाहौर में जब लोग कह रहे होते हैं कि जी लाहौर में देखिए कितनी ग्रीनरी है, तो लाहौर में बारिश हो रही होती है। मतलब परसों लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं लाहौर में मौजूद थी। वैसे एक चीज़ है कि हमारे गली मोहल्लों में फॉरेस्ट कवर जो है वो वैसे जंगलात की हम बात करते हैं ना, उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि जो रकबा है वो तो चलो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पर दरख्त होना कितना ज़रूरी है। अच्छा, दरख्त की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि भाई दरख्त होंगे तो उससे किसी भी, जहाँ पर आप ये देख लें, मिसाल ले लें कि जहाँ पर जंगलात कंट्रोल रहता है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है, वहाँ का एक इकोसिस्टम जो है वो बना हुआ होता है, परिंदे ज़्यादा होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जनाब आज जो है कराची का अगर हम टेम्परेचर दे लें तो इस वक्त अभी हम आपसे बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन साथ में आपको ये बताते चलें कि प्री मानसून की बारिशों का भी आगाज़ हो गया है, और जैसे हमने कल भी देखा कि इस्लामाबाद में जो बारिश हुई है उससे वहाँ पे जो गर्मी का जोर है वो टूटा है, और थर्सडे से ये कहा जा रहा है कि लाहौर में भी बारिशों का एक सिलसिला शुरू होगा, तो यहाँ तो गर्मी का जोर टूट जाएगा। लेकिन वो इलाके जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, यानी कि कराची, उसकी क्या सूरत हाल होगी और उसका क्या फ्यूचर है, इस हवाले से बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो प्री मानसून बारिशों का स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहेगा कि जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा की क्योंकि बारिशों की पेश कोई भी की गई है, अभी तो खैर प्री मानसून का टाइम आ गया, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हालात काफ़ी अनयूजुअल हो सकते हैं बारिशों की वजह से। सो क्या इम्कान देख रहे हैं आप? प्री मानसून बारिशों का आगाज़ पाकिस्तान के जो शुमाली हिस्से हैं, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और फिर ऊपर केपी के बेशतर इलाके, बलूचिस्तान के मशरकी अजला जो हैं उसमें सिब्बी, कोलू और बारखान और दूसरे ज़ोब, ये डिस्ट्रिक्ट जो आ जाते हैं, इनमें 16 जून से इम्कान है, 16 और 17 जून से आगे 3-4 दिन का स्पेल है वो, 17 जून से लेके 19 तक या 20 तक कुछ इलाकों में हो सकती है। कराची में इम्कान बनेगा जून के बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके 27 या 28 जून को इम्कान होगा कराची में बारिश का, अगर कंडीशंस इसी तरह रहती हैं, चूँकि मशरूत होती हैं एक दूसरे से चीज़ें, तो अगर कंडीशंस इसी तरह से रहती हैं फेवरेबल तो फिर इम्कान होगा 27 या 28 जून को। अलबत्ता अपर सिंध में इम्कान है, सखर, लाड़काना और जो दादू, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्कान होगा कि 23-24 जून को वहाँ पर, और फिर वही 26 और 27 जून को इम्कान होगा वहाँ पर मानसून, प्री मानसून की पहली बारिश का। अच्छा, तो बारिशों का आगाज़ आप कह रहे हैं हो गया है और होना जा भी रहा है जिस तरह से आपने प्रेडिक्ट किया है, तो आगे मौसम के तेवर फिर क्या रहेंगे? होती रहेंगी तवातुर से बारिशें या फिर रुक जाएंगी कुछ अरसे में? स्कैटर्ड सी बारिश है मुल्क के कुछ शुमाली इलाकों में, जैसे कश्मीर के कुछ एरियाज़ में गुज़श्ता 2 दिन से कहीं हल्की और कहीं दरमियानी इस टाइप की बारिश रिपोर्ट हो रही है, और अभी अगले 2-3 दिन भी इसी तरह का स्कैटर्ड सी बारिश है, यानी कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह से है पंजाब के शुमाली इलाकों में, और फिर ऊपर ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी के शुमाली इलाके जो हैं वहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, तो उसके नतीजे में है हल्की बारिश। लेकिन 16 जून से बाकायदा प्री मानसून की जो फ़्लो है वो उन करंट्स का फ़्लो, उसकी वजह फिर अच्छा स्पेल बारिश का मुतवक्की है, तो 16 या फिर 17 जून से लेके 19-20 जून तक ये अच्छा स्पेल रहेगा। सही, ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये भी कहिएगा कि क्या जो बारिशें प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि मामूल से ज़्यादा होंगी, तो उससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है? इस स्पेल में तो इतना इम्कान नहीं है, ख़ासकर साउथ में, यानी सिंध में तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है, लेकिन पंजाब के कुछ एरियाज़ जो हैं उनमें तेज़ बारिश मुतवक्की है, उसमें फैसलाबाद और लाहौर बिलखुसूस और गुजरांवाला
और उससे जो मलिका इलाके हैं जो इंडियन बॉर्डर के साथ लगते हैं, इसी तरह से साउथ पंजाब के कुछ बहावलपुर साइड पे वहाँ पर तेज़ स्पेल होगा। तो कुछ एरियाज़ जो जैसे खासकर लाहौर और फैसलाबाद, उन एरियाज़ के लिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग तो नहीं, लेकिन ये कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ देर के लिए कुछ पानी खड़ा हो सकता है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी हिस्से हैं, मशरकी अज़ला हैं जो, उसमें ज़ोब आ जाता है, उसमें सिब्बी, कोलू, कल्लात और बारखान, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। तो वहाँ पर पहाड़ियों की वजह से नदी नालों में कुछ एक तरह से वो हो सकता है, पानी का बहाव ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, सरसरी तौर पर तो आपने तज़किरा कर दिया है, लेकिन कराची के हवाले से बात करें या सिंध के हवाले से बात करें तो यहाँ पर बारिशें किस हद तक हो सकती हैं? हल्की फुल्की होगी या प्रॉपरली बारिश होगी? सही सिंध में जैसे ये मानसून की प्री मानसून का जो स्पेल है, ये उम्मीद है कि 27 या 28 को वो अपर सिंध से होता हुआ फिर इस तरह से इंटर होगा। तो उसमें सखर, लाड़काना, दादू और फिर बतदरीज नीचे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, और फिर हो सकता है कराची में भी 27 और 28 को चांस बनेगा। तो 26 जून से पहले आप इतनी कोई ख़ास नहीं है। हो सकता है गुज़श्ता कल कुछ चांसेस थे कि बलूचिस्तान में कल किसी वेस्टर्ली वेव आई थी, जिसके नतीजे में सिब्बी और जो खुशदार और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश और कहीं दरमियानी बारिश मुतवक्की थी और हुई है। तो उसके इन्फ्लुएंस में वेस्टर्न सिंध में यानी दादू डिस्ट्रिक्ट और कंबर शहदाद को डिस्ट्रिक्ट और जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट में इम्कान है आज भी कोई हल्की बारिश हो जाए। लेकिन जो बाकायदा स्पेल है प्री मानसून का, वो 26 जून के बाद इम्कान है उसका। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे सरदार सरफराज साहब, और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि जून के एंड में अनयूजुअल जो है बारिशें वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, और इसी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको भी हाई अलर्ट रहने का कह दिया है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो अर्बन फ्लडिंग का भी जाहिर है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आता है ज़्यादा बारिश होने से, तो वो फिर उसके असरात तो होते ही हैं। बातें भूलती नहीं है आपको वैसे है नहीं तो, लेकिन अच्छी बात है लोग जो उस पे अगेंस्ट जाते हैं ना कि भाई ये क्या कह दिया, सही बात है यार। मतलब ऐसा नहीं है, शदीद ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल, मतलब दिस इज ऑल रिलेटेड। लेकिन बस लोग लहजे को लेके पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये अमन आफियत के साथ बारिशें हों। और शहर कायद की हम बात करें तो बारिश का शौक बहुत होता है, लेकिन फिर जो सड़कों की हम कैफियत देखते हैं तो उसके बाद फिर दिल जो हमारा है वो खून के आंसू होता है। बिल्कुल जी, अल्लाह करे हम क्या बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ काम किया जाए और कुछ किया जाए। जब सिंध ने भी जो उसको जो बजट है उसमें कराची को देखा जाए कि भी एक ऐसा शहर जो कि कमा के देता है पाकिस्तान को, जिस शहर में लोग आते हैं और अपना रोजगार कमाने के लिए, एक शहर जिसको गरीब परवर शहर कहा जाता है, तो उस शहर के लिए ज़रूर कुछ किया जाए, क्योंकि वो शहर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो शहर खुद एक बिल्कुल ऐसी है। हालांकि मिनी पाकिस्तान है, रेवेन्यू जनरेटर है, 70% से ज़ायद रेवेन्यू ये शहर जमा करके देता है। और अगर आप देखा जाए तो ना तो ये सेफ सिटी है कि यहाँ पर कैमरे लगे हों, लोगों को पता चल सके जैसे कि लाहौर को, इस्लामाबाद को किया गया, ना ही और कोई सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मैसर हैं लोगों को। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। और मूड इस तरह से चेंज होगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान हो रही थी एक वनडे सीरीज़, और पाकिस्तान ने जनाब किस तरीके से तीसरा वनडे भी जीत कर ये कहते हैं कि चूना फेर दिया। गो कि कल मौसम फिर भी आड़े आया। हाँ, मौसम कल पाकिस्तान की जीत में फिर भी आड़े आया। कोई 45 मिनट का वक्फा उन्होंने लिया। मुल्तान में ये हो रहा था मैच, और जैसे हम मौसम की बात कर रहे थे तो कल आंधी बड़ी ज़बरदस्त आई जनाब, उसकी वजह से तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैच उन्होंने रोका, और उसके बाद घंटे के लिए मैच होगा, 45 ओवर तक मैच को जो है उन्होंने रूट भी कर दिया। 48 तक जी बिल्कुल 48 तक 48 ओवर्स तक उसको महदूद किया। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे बॉयज़ क्या ज़बरदस्त खेलें सती, लेकिन उनकी जानिब से अच्छा कमबैक किया गया। मैं ये चीज़ देख रहा था कि एंड में अभी मैं वो स्कोर कार्ड ही खोल के बैठा हुआ था कि पहले इनिशियली जब 84-85 पे 5 विकेटें गिर गई थी तो मैंने तो टीवी बंद कर दी। मैंने कहा अब क्या रहा, क्योंकि वो मुनासिब नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा उसको फिर फॉलो करें ना, दिल टूट जाता है। हाँ, दिल टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता। आप ये देखिए कि उसके बावजूद जो है वो उन्होंने आके फिर आगे काफ़ी हद तक उन्होंने उसको कंटेन करने की कोशिश की थी। और वो जो अकील हुसैन जो उनके स्पिनर हैं, ही प्लेड रियली वेल। मतलब पहले तो हमने ये देखा था कि बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, फिर उसके बाद आके उन्होंने इस मैच में बैटिंग बड़ी अच्छी की, 60 ऑड रन्स उन्होंने स्कोर किए। तो ये बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने। अच्छा, लेकिन हम देखें ना, मतलब पाकिस्तान में भी हमने ऑफ कोर्स उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। आप खुद देख लें कि ग्रीन शर्ट्स की 5 विकेटें जो थी ना वो 117 रन पर गिर गई थी, लेकिन थैंक्स टू शादाब खान,
शादाब खान ने दीगर बल्लेबाजों के साथ मिलकर काफी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, और उन्होंने अपने करियर की बेस्ट 86 रन जो है वो स्कोर किए। इमामुल हक ने भी 62 रन बनाए और वेस्ट इंडीज कप्तान जो है निकलस पुरन ने 4 और भाई बड़े अच्छा, मैं बता रहा था उनकी जानिब से, मतलब एंड में अच्छे थोड़े से वो किया गया। 16 रन रोमेरियो ने बनाए, फिर उसके बाद जो है वो कीमो पॉल ने 21 बनाए, अकील हुसैन ने 60 बनाए 37 गेंदों पर, और उन्होंने 6 छक्के मारे भाई। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, हुआ तो वही जो आप चाहते थे और जो मदिया नकवी चाहती थी और जो मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ में क्लीन स्वीप करे, लेकिन थोड़ा बहुत टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज़ ने। अच्छा होता है कि सामने वाली टीम आपको टफ टाइम दे, इसलिए इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती है, इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती है और इससे आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर पाते हैं। कल ये भी अच्छा हुआ कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए 1 रन पर, तो जो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर था उसको चेक करने का मौका मिल गया कि हाँ भाई दम है या नहीं है। उनको भी तो टाइम मिल गया ना बताने के लिए कि हम भी एवी नहीं आए यहाँ पे, हम भी खेलने के लिए आए हैं, हमें मौका नहीं मिलता। मेरी बात सुने, जिस तरह से आपने कहा ना कि अच्छा वो आउट हो गए, इससे बेहतर था कि वो थोड़ा सा लोअर नंबर्स पे आ जाते, उनको पहले भेजते। नहीं, उनका नंबर वही है। कल थोड़े से ऐसा लग रहा था जैसे सो के उठे हैं। एक आध बॉल बल्ले के नीचे से निकलते रह गई, फिर 3 ही गेंदें खेली उन्होंने, एक बल्ले से नीचे निकल के रह गई थी, एक पे 1 रन बना, तीसरी पे वो आउट हो गए। तो कभी कभी बड़े प्लेयर का भी बुरा वक्त होता है, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने शादाब खान को मौका दिया। अभी तक पाकिस्तान के ऊपर ये तबसरा हो रहा था कि पाकिस्तान के जो टॉप 3 हैं वो 66% ऑफ टोटल रन बना रहे हैं, बाकी टीम 34 रन, तो पैसे तो पूरे ले रहे हैं। तो जब पैसे पूरे ले रहे हैं तो रन भी बनाए, तो रन कल बनाए। लेकिन फिर भी ये हारिस के जो इंक्लूजन है, आपने देखा होगा इससे पिछले मैच में भी हमने देखा था कि ही इज वे टू ग्रीन, मतलब ही वांटेड टू हिट एवरी बॉल। फिर उसमें भी उन्होंने विकेट अपनी गंवा दी थी, इस मैच में भी आते साथ ही मतलब उनकी विकेट चली गई। तो आपका इस पे राय जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि इंक्लूजन सही है टीम में? टैलेंटेड प्लेयर है, कीपर बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन डिबेट ये होगी कि जब अगर आपने कीपर ही खिलाना था तो व्हाई नॉट सरफराज, वो तो टीम के साथ चल रहा था। तो आपने एक यंगस्टर को मौका दिया, हु इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, जिसकी मैंने एक सेंचुरी देखी है पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट में, यही नाजमाबाद में स्टेट बैंक ग्राउंड में। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपको थोड़ा ग्रेजुअली देखना पड़ेगा। वो T20 के मोड में है, उसे ये बताना पड़ेगा कि भाई 20 ओवर नहीं सर, लेकिन आपके इल्म में लास्ट जब मैच हुआ था तो आपके इल्म में है कि उसने शॉट खेला, वो बीट हुआ, रिजवान ने जाके समझाया भी कि हौसला, और उसके बाद अगली बॉल पे उसने ग्लाइड करने की कोशिश की लेकिन कैच दे दिया कीपर को। ये अशफाक नर्व्स होते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बड़ा फर्क होता है, बड़ा गल्फ होता है। आप भी जब कभी इंशाल्लाह CNN पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि शुरू के 2-3 मिनट आप थोड़ा नर्वस। सर मैं तो जहाँ जाता हूँ तो शुरू में बटरफ्लाइज होती हैं, मैं तो यहाँ के बैठता हूँ तो शुरू की फेज होता है, लेकिन ये जरूरी होता है। सचिन तेंदुलकर अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहा था, तब भी वो कहता था कि आई हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। मोहम्मद अली जब मैच खेलने के लिए जाता था, आखिरी मैच भी जब बॉक्सिंग की उसकी बाउट थी जिसके अंदर वो टेक्निकल नॉकआउट हुआ था, तब भी उसने कहा था कि आई वाज नर्वस। ये नर्व्स तो जरूरी हैं सर। ये यंगस्टर है, सीखेगा, उसको पता चलना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि 20 ओवर में और 50 ओवर में पूरे 30 ओवर का वक्फा डिफरेंस होता है। तो आपको ग्रेजुअली इनिंग्स बिल्ड करनी है, आपको मारना थाड़ना नहीं, आपको थोड़ा देखभाल कर खेलना है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही, बॉलिंग भी अच्छी रही, बैटिंग भी अच्छी रही। कुछ चीजें सीखेंगे बाबर आजम के, जब आपने उनके 6 खिलाड़ी जल्दी आउट कर लिए थे 115 रन पर, तो आपको अटैक करके मैच फिनिश करना है। जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 48 ओवर ही उन्हें खिलाने हैं। सही, ये कुछ हम बाबर का ना प्लेइंग फॉर्मेट भी कुछ ऐसा है कि वो जम के खड़े रहेंगे और अटैक नहीं करेंगे लेकिन खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं खुशदिल के फ्यूचर के बारे में आप कहना चाहेंगे, क्योंकि खुशदिल ने हमें पहले मैच में जिताया था, उस लड़के ने हमारा दिल जो है वो खुश कर दिया था। तो आगे आपको क्या लग रहा है कि आप टीम में परमानेंट उनके नहीं लग रहे थे? हाँ। तीसरे मैच में उन्होंने सही खेला नॉर्मल, मतलब, लेकिन ये कि स्ट्राइक रेट इतना कोई अच्छा नहीं था, लेकिन क्रीज पे डटे रहे वो। हमें थोड़ा 5 और 6 नंबर स्टेडी बैटिंग चाहिए, तो रोटेट करें स्ट्राइक और स्लो आराम से खेलें। ये ना समझे कि 20 क्रिकेट है, इसलिए कि हर मैच में बाबर आजम और इमामुल हक ही रन नहीं बनाएंगे, दूसरे प्लेयरों को भी रन बनाना पड़ेगा और ये टीम मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। और बता रहे होंगे यकीनन, सकलैन बड़े तजुर्बाकार कोच हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे अपने जमाने में, और वो वसीम अकरम और इन लोगों के सारों के साथ बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेले, यकीनन बता रहे होंगे। तो पाकिस्तान की टीम बिल्ड हो रही है, साथ साथ बाबर आजम का भी एतमाद बढ़ेगा। जो बनाते हैं
तो वो रोल मॉडल बन जाते हैं बाकी प्लेयर्स के लिए। वो लोग भी मैच करना चाहते हैं कि जैसे बाबर आजम खेल रहे हैं ऐसे हम भी खेलें। भैया तो बाबर टीम बन आजम गई है कई और विराट ज्यादा कोहली के खुशी की रिकॉर्ड बात है। तोड़े हैं, कई रिकॉर्ड बराबर कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी आई एम श्योर कि बाबर आजम का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो एक अच्छे रूज पर होगा। अब यकीनन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाबर आजम के लिए जरूरी है कि वो जो इतने रन बना रहे हैं, 1000 रन उन्होंने इस वनडे सुपर लीग में बना लिए हैं, तो वो आगे जाकर इसी वनडे का जो फॉर्म है अपना, पहले पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाएं जी। अक्टूबर इंशाल्लाह। नवंबर में, फिर इंशाल्लाह। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगले साल इंडिया में। इंशाल्लाह। क्या आइसिंग ऑन द केक होगी, ये चेरी ऑन द केक होगी Cherry कि on the top। पाकिस्तान इंडिया जाए, सारी मुखालफत हो, सारा बलवा हो, सारा दंगा हो और वहां से पाकिस्तान जी। वर्ल्ड कप जीत के लिए क्या बात है, ठीक क्या है, बात है। बहुत शुक्रिया अल्लाह हमारी जी। ख्वाहिशात शाहद पूरी करे। साहब हमारे खुद से हमारे साथ मौजूद थे और कल के मैच के वाले से बात कर रहे थे। अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक बहादुर नौजवान जिसका ताल्लुक है कोयटा से, ऑयल टैंकर वो चलाता था। ऑयल टैंकर में आग लग गई और उस ऑयल टैंकर को आबादी से निकालते हुए 3 किलोमीटर तक जिस तरीके से इस ड्राइवर ने इस ऑयल टैंकर को भगाया आबादी वाले एरिए से और कोशिश की कि इसको ऐसी जगह पे जाके पार्क करे जहां ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो, किसी भी इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, और ख़ुद अपनी जान को खतरे में डाला। आप खुद सोचें, एक ऑयल टैंकर इतना बड़ा होता है, जब उसमें आग लगी और आग की सेक आपको ड्राइविंग सीट पे भी महसूस हो रही है, उसके बावजूद वो लड़का डरा नहीं कि आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, ये गाड़ी उड़ सकती है, मैं झुलस के मर सकता हूँ। और ये कोई वो फिल्मी डरा सीन नहीं है। Yes। मतलब आप ये देखें कि दिस इज रियल लाइफ, इट कुड हैव एक्सप्लोडेड, तबाह हो सकता था, फट सकता था। और फिल्मों में हम देखते हैं अक्सर के ऐसे वाकयात होते हैं कि जी जहाज़ का फ्यूल टैंक गिराना है या कोई बम हो गया तो वो लेके जा रहे हैं तेज़ रफ्तारी से, तो जाके कहीं पे बिल्कुल। डंप करना है, और हीरो अपनी जान पे खेल रहा है और एंड में स्टंटमैन्स उसकी जगह कारनामे अंजाम देते थे और वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर हिट होती थी और सब कहते थे वाह 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 हीरो ने क्या एक्टिंग की। बट दिस इज़ रियल लाइफ, और ये रियल लाइफ कारनामा अंजाम दिया है पाकिस्तान के बहादुर बेटे फैसल बलोच ने, जिनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से, और क्या ही शानदार जो है वो उन्होंने ये मिसाल कायम की है। तो इस पर ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा में इनामी रकम और शील्ड दी गई और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी 5 लाख रुपए इनाम दिया था। तो बात कर लेते हैं हमारे बड़े असल सुपर हीरो जो है फैसल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, सबसे पहले तो हम आपको सल्यूट करते हैं भाई कि आपने जो कारनामा अंजाम दिया, लेकिन ये कैसे आपके अंदर ये अचानक, क्योंकि ये लम्हों का खेल होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ मैंने ये करना है, तो अचानक इतनी हिम्मत कैसे आपके अंदर आई कि ये मुझे करना है और लोगों को बचाना है और आबादी से दूर इसको लेके जाना है टैंकर को? जी जहन में यही ख्याल आया तो आवाम का फिक्र था मुझे, आवाम को जो है बचाना था। और ये पंप जो है इतना आग तपिश था, इसमें इधर भी आवाम थे, मोटरसाइकिलें थे, कार मोटरें थे, तो उन लोगों का जो है टेंशन मुझे बहुत था। अपने का तो टेंशन मुझे नहीं था कि भाई हमारा तो वालिद ने ये सिखाया कि बेटा जो है ना अपना जो है ना अपने को जो जितना करना है, मतलब जितना जो है ना अपने को जो टेंशन में अभी जितना होता है, मतलब अपने आप को जो है ना जितना करना है अपने आप को करो, लेकिन अगले इंसान को बचाओ। अगले इंसान को बचाओ, और आपने तो बहुत से लोगों को बचाया, आपने एक एरिया को बचाया। तो फैसल मुझे बताइए किस स्पीड से आप उस ट्रक को लेके जो है टैंकर को लेके भाग रहे थे, और साथ में भी बताइएगा कि जब इस ऑयल टैंकर में आग लगी हुई थी, क्या आप अकेले थे या आपके साथ ऑयल टैंकर में कोई और भी मौजूद था? जी मेरे साथ एक हेल्पर था, वो भी शुक्र बच गया, और मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा कनेक्टर था, वो जो है ना उसने रोड ब्लॉक की है। अच्छा, जब आप जा रहे थे तो रफ्तार आपकी खासी ज़्यादा थी और धुआं ही धुआं था, ऐसे में तो रास्ता भी नज़र नहीं आता था। कोई कभी आपके सामने तो नहीं आया रास्ते में कोई इस मौके पे? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं आया। अल्लाह का जो है बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे भी ज़िंदगी दिया, आवाम को भी बचाया। 3 किलोमीटर गाड़ी में लेके गया उधर, तो आगे गया तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो ये भी शुक्र है 3 किलोमीटर ये बाज़ार से जो है निकल के बहुत दूर एक वीराने जगह पर मैंने गाड़ी खड़ा की है। सही, वो बिल्कुल हमने वीडियो में भी देखा कि कितनी समझदारी से आपने तमाम तर ये काम किया। लेकिन ये बताइएगा, जिस टैंकर में आप बैठे हुए थे, जो टैंकर आप चला रहे थे, जब उसमें आग लगी और आग की तपिश जो है वो आगे तक भी पहुंच रही थी, उस वक्त कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी, तो मैं तो पसीने से एक था। मुझे जो है ना आवाम का जो है
टेंशन बहुत था। पीछे जो है पंप को आग पड़ा था उसका भी टेंशन था कि भाई पीछे जो है किसी को नुकसान ना हो। मेरा एक जान है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगले इंसान जो है बचाए, यही टेंशन बहुत था मुझे। अच्छा, ये मतलब जितना भी सफ़र आपका रहा होगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट या जितनी भी देर में आप वहाँ तक पहुँचे होंगे, ये इसके अंदर इंसान के कोई भी मुश्किल वक्त होता है, यानी कि अपनी जान जब ख़तरे में होती है तो जहन में बहुत से ख्यालात आते हैं, फैमिली का ख्याल आता है, माँ बाप का ख्याल आता है, बच्चे अगर हों तो उनका ख्याल आता है, बाकी सबका। आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? घर वालों का तो देखो तो अल्लाह पाक जो है उन लोगों का हिफाजत करता है, बेशक बेशक। तो उन लोगों का ख्याल मुझे तो नहीं आया, लेकिन यही ख्याल आया कि बाद में जो है मेरे घर वालों को क्या जो है ना होगा, क्योंकि मेरा वालिद कमाता है और मैं कमाता हूँ। अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि क्योंकि अब तो आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, हर शख्स ने आपकी बहादुरी की मिसालें आगे भी दी हैं, तो आपके जो अपने मोहल्ले वाले हैं जहाँ पर आप रहते हैं उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको शाबाशी दी और साथ में जो ऑयल टैंकर का मालिक था उसका क्या रिस्पॉन्स था, उसने आपको क्या कहा? हर जो इन बलूचों का मेरा ये पैगाम है, अभी वो जो है फ़ख्र कर रहे हैं कि भाई हमारे जो है बलूचिस्तान के भी ये जो है जवान है कि इन लोगों के पास दिल है। अभी सारा जो है बलूचिस्तान हमारे जो है फ़ख्र कर रहे हैं, सब जो है मुबारकियाँ दे रहे हैं, सब जो है इज़्ज़त दे रहे हैं। और ये किसकी वजह से? ये तो ऐसा है क्योंकि हम लोग तो गरीब था, पिछले 70 सालों से जो है ना सही सामानी के जगह पे रह रहे हैं। वो लोग जो है ना हम लोगों का ख्याल करते हैं, गैस, बिजली, ये जो है ना पानी, हर चीज़ जो है ना सही सामानी जो है ना हम लोगों का मदद करता है, जैसे मतलब फैमिली के जैसे। उसने कभी जो है ना हम लोगों का अपना मुलाजिम नहीं समझा, अपने जो है बेटे समझा हम लोगों को। तो अभी भी उसकी गाड़ी हम चला रहा था, तो उसने जो है ना अपना नुकसान नहीं देखा, मुझे दिलासा दिया, समझ गया। तो उसने मेरा ख्याल किया कि बेटे मैं आपके ऊपर बहुत फ़ख्र करता हूँ, आपने जो है सारे अवाम को भी बचाया और पंप को भी बचाया। अच्छा, अब ये बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और पाक फ़ौज ने आपको इनाम दिया है, तो ये शाबाशी मिलने पे, इनाम मिलने पे क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात बस यही एहसास है कि इज़्ज़त दे रहे, ऐसे हर जो है जवानों को भी ऐसा इज़्ज़त मिले जैसे जो है हमने किया। तो यही इज़्ज़त जो है ना अल्लाह ने हमको जो है बख्शा, तो हर कोई अभी जो है ना हमको इज़्ज़त दे रहे। अभी वज़ीर आज़म भी हमको इज़्ज़त दे रहा है, उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ज़बरदस्त, और देनी भी चाहिए भाई, आप डिज़र्व करते हैं। और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट होगी जब आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, तो फिर बाकी भी लोग सीखेंगे भाई हमें भी ऐसे ही हेल्प करनी है लोगों की। बहुत शुक्रिया जी। फैसल बलोच हमारे साथ वो मौजूद थे और बोलते कितना क्यूट थे। हाँ। मतलब नॉट एवरी पर्सन इज़ लाइक, सबका इतना एक्सपोजर नहीं होता कि सब बोले, लेकिन जो उनका मैसेज था बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। कुछ लोग अपने एक्शंस की वजह से जाने जाते हैं, ये उनमें से हैं। बिल्कुल, बहरहाल हमें भी सीखना चाहिए भाई सबक। वो कहते हैं ना कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। जिंदगी में कोई भी हमेशा नहीं जीता, और लेकिन ये कि ऐसा कुछ करके जाएं कि हमेशा लोग आपको याद रखें। अच्छा जी, अब हम आपको लिए चलते हैं सक्खर में, और सक्खर में फ़न तामीरात से मुज़य्यन कन्हैया लाल कॉटेज जो है वो फ़न तामीर का एक शाहकार है। और ये 92 बरस पहले जो है ये इमारत तामीर की गई थी, और आज भी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, जो इसकी शेप थी, जो इसका डिज़ाइन था, तो ये आज भी बड़ी मुनफरिद जो है ना वो हैसियत रखती है। बिल्कुल तो जी। जहांज़ेब बसीर मज़ीद बता रहे हैं। सक्खर की तहसील रोड़ी में तकसीम हिंद से कबल तामीर होने वाली तारीखी इमारत कन्हैया लाल कॉटेज आज भी पूरी आब और ताब के साथ मौजूद है। इस तारीखी इमारत को 1934 में उस वक्त के ताजिर सेठ कन्हैया लाल ने अपनी रिहाइश के लिए तामीर करवाया था। 1930 की दहाई में बनने वाली ये रूड़ी की एक तारीखी बिल्डिंग है जो लैंसडाउन ब्रिज के बिल्कुल सामने वाक़ है। टोटल इसमें 7 मंजिलें हैं। निचली जो 4 मंजिलें हैं उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ये सिर्फ बाहर से तो लकड़ी का इस्तेमाल लगता है, मगर लकड़ी के साथ साथ पुख्ता सुर्ख ईंटें, सीमेंटेड ईंटें और बेल्जियम वाले मोटे गार्डर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लैंसडाउन पुल और दरिया सिंध के करीब तामीर होने वाली इस 7 मंजिला इमारत की खास बात यह है कि इस इमारत की पहली 2 मंजिलों को पत्थर, जबकि बाकी 5 मंजिलों में लाल ईंटों, लकड़ियों समेत सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जो भी कोई लोग आता है सबसे पहले तो इसकी दूर से इतनी बिल्डिंग इसकी बड़ी है, सब बिल्डिंग देख के इम्प्रेस होते हैं कि अंदर से कितना खूबसूरत होगा ये घर। मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से इसको देखने के लिए आते हैं, और ये घर इतना हवादार है तो यहाँ गर्मी का एहसास कम ही होता है। जो नया बंदा होता है देखने वाला
वाला वो नहीं पहचान सकता कि हम कौन से पोर्शन में इस टाइम, यानी जो यहाँ रहता है उसको यहाँ का पता। और यहाँ से अगर बाहर खड़े होके यहाँ का नज़ारा देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ का पुल, यहाँ का पार्क, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है और देखने से यहाँ इंतहाई खूबसूरत, और सुबह का समा भी यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। फन तामीर का शाहकार कन्हैया लाल कॉटेज का हर हिस्सा एक दूसरे से इतनी मुमासलत रखता है कि इस घर में रहने वाले अफराद भी भूल जाते हैं कि वो घर के किस हिस्से में हैं, जबकि घर में मौजूद सीढ़ियाँ, गोल जीना और कुशादा कमरे भी इंतहाई खूबसूरत हैं, जो माजी की याद ताज़ा करती हैं। दरिया सिंध के करीब तामीर होने वाली फन तामीर का शाहकार ये बिल्डिंग आज भी पूरे आबो ताब के साथ मौजूद है। कैमरामैन रियाज उमरो के साथ जहाज़े बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। वैसे मैं ये सोच रही हूँ सती, अगर कन्हैया लाल को जो बाहर से नक्शा देखे कि हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते ऐसी इमारतों को अपनी फिल्मों में, और इन इमारतों में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है उन पर क्यों नहीं फिल्म बनाते। यू रिमेंबर देयर वाज अ फिल्म गुलाबो सिताबो, इतने मज़े की वो फिल्म थी। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें ये है कि आप थोड़ा सा वो फिल्म के सरमाए में से कुछ, जितने फिल्म मेकर्स हैं वो ये करें कि सरमाए में से कुछ सरमाया लगा के उसकी तज़ीनो आराइश करें, उसकी उसको असल शक्ल में लेके आएं। लेकिन यहाँ पे मसला पता क्या, तज़ीनो आराइश में किया जाता है कि उसको पेंट कर दिया जाएगा, जो सीमेंट लगा दिया। नहीं भाई, जो उसकी असल शक्ल है उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है आपको। आपने देखा नहीं ये पिछले दिनों ये सदर के बाजार में और ये बंद स्टॉप पे उन्होंने क्या किया था कि जी पेंट कर दिया था। कितना अजीब किया था। देयर वाज ऑलरेडी पीले पत्थर की इमारत फॉर अ रीजन देयर, कि भाई जो पीला पत्थर है ना जी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो उस जमाने में जो अंग्रेज गुजर के गए ना, तो उनको पता था भी कि इस शहर का मौसम कैसा रहता है, इसका करना क्या। सोच रहे थे हमने तो इसको फूड स्ट्रीट बना दिया। अच्छा वो बनाया होगा बिलाशुबा, लेकिन एक तो रेट उसके बढ़ा दिए। पहले रेट मुनासिब होते थे, अब हद से ज्यादा रेट वहाँ के बढ़ गए, और दूसरा ये जो है वो अजीब व गरीब उनके रंग कर दिए। बहरहाल अपनी अपनी सोच है। अच्छा मदिया नकवी, बात यह है कि आपने बोलती आंखों के बारे में सुना होगा, और उसके साथ साथ बोलते हाथ के बारे में सुना होगा। ठीक है, जुबान तो हमारी वैसे ही बोल रही होती है, ठीक है, लेकिन अब हम तस्करा करने जा रहे हैं बोलते लिबास का, बोलते कपड़ों का, बोलते कपड़ों का। लिबास कपड़े बोलेंगे, कपड़े बोलेंगे जी। कैसे, ये कैसे बोलेंगे, मतलब कैसे बोलेंगे आप बताएं मुझे। ये मुझे भी नहीं पता, ये हमें बताएंगी अमरीन अल्ताफ। एशिया का नहीं बल्कि दुनिया का पहला स्मार्ट शलवार कमीज जो है वो बनाने वाले खुद जो है वो पाकिस्तानी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा, उनसे बात करते हैं। जब तारीख में पहली मरतबा कंप्यूटर प्रोग्रामर दर्जी के फील्ड में आया तो इनोवेशन तो होनी थी। और सबसे मुश्किल काम ये था इस चिप को, इस टाइनी से माइक्रो चिप को जो 2 किलोबाइट तक का डेटा स्टोर करता है, इसको वॉशेबल बनाए। ये एक छोटा सा बिल्कुल चावल के दाने के बराबर का माइक्रो चिप है, इसमें एक एंटीना है, और ये जो कफ एरिया होता है, इंटरफेसिंग लेयर होती है बिल्कुल टैग के नीचे हम इधर लगाते हैं। अब मैंने क्या पहना है अमरीन, ये सूट खुद बताएगा। सारा डेटा वो दे रहा है, मेरी तस्वीर है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर रिकॉर्ड नंबर है, कस्टमर का ताल्लुक कराची से है। मार्च 28, 2022 को ये सूट सिना था। देख लें जितनी भी स्क्रीन पर खवातीन है, मैंने आपकी बात जो है पहुँचा दी है, और मुझे पता है सबके दिल की यही बात है, और बहुत जल्द जो है वो जेंट्स जो है ट्रैक होना भी शुरू हो जाएंगे। चले जी, जेंट्स अगर से ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे, फिर एक काम ये हो सकता है कि फर्ज करें सती आपने ये कुर्ता पहना हो, आप घर जाएं, आप दोस्तों से मिलकर घर जाएं, और आपकी बेगम को आप पे शक हो, वो आपसे पूछेगी कहाँ गए थे। जब आप नहीं जवाब देंगे तो आपके कुर्ते से पूछेगी कि कहाँ गए थे। कुर्ता इस तरह की मालूमात भी शेयर करेगा। शुक्र करें उसमें कैमरे नहीं लगे होते। अभी तो ये आ रहा है ना कुर्ता, ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, तो देखते हैं जी आता है तो फिर क्या कुछ होता है। अच्छा, अभी तक ये मालूमात स्टोर करता है, बोलने से पहले इसकी जुबान काट दी जाए ताकि बोल ना पाए। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ऊपर से सीना जोरी। हम देख रहे हैं कि भारत में जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से मुसलमानों पे जो मजालिम हैं वो और शदीद कर दिए गए हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी हुकूमत की तर्जुमान खातून ने किस तरीके से ब्लास्फेमस स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनकी जानिब से शदीद रिएक्शन आया था। ख़ुद भारत में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन क्या करें जनाब, वहाँ पर मुसलमानों को तो एहतजाज करने का भी राइट नहीं है। हमने देखा कि वहाँ पर मोदी हुकूमत ने जिस तरीके से हथकंडों से उनको रोकने की कोशिश की, ना सिर्फ ये बल्कि इलाहाबाद में सती हद ही कर दी यार। इलाहाबाद में तो हद ही कर दी कि वहाँ पे घरों को बुलडोज किए जा रहे हैं। और आप ये देखें कि वहाँ के जो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि उत्तर प्रदेश का आप हाल देख लें कि वहाँ पर जो सिचुएशन है उस पर हो ये रहा है कि आदित्यनाथ
जो मौसूफ जिनका हम अक्सर तस्करा करते रहते हैं कि इंतहा पसंदी में एक नेक्स्ट लेवल है उनका, तो ही इज़ डिफेंडिंग गवर्नमेंट सेक्शंस और वो कह रहे हैं कि जी भाई ये तो मुजाहिरीन हैं ही शरपसंद, तो इनके खिलाफ यही होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों की परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो कि जो ज़ाहिर है कि इंतहा पसंदी के नज़रियात को घोल कर पी कर और फिर हिंदुत्व नज़रियात और साथ ही साथ अखंड भारत का नज़रिया जिनके दिलों में कहा जाता है कि अगर रच बस गया हो तो वो ज़ाहिर है उनसे ऐसे इक़दामात की तवक्को की जा सकती है। या फुटेज देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे जो मुस्लिम सियासी शख्सियात हैं जो कहीं ना कहीं जाके एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, फिर उनको मास्टरमाइंड कह के उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड की रीज़न नहीं दी जा रही। रीज़न ये दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ये जो घर बनाए गए थे, जो तामीरात थी नाजायज़ थी। और आप देखें कि किसी का घर गिरा देना मतलब ये नहीं कि FIR कटवा रहे कुछ और करे, एहतजाज करे, जी क्या नुकसान पहुंचा है, सीधा जाके घर गिरा रहे हैं ताकि अगले की ज़बान इस तरीके से बंद की जाए। आपको पता है ना कि भारत में जब कोई मुसलमान अपना घर बनाना चाहता है तो उसको किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, उनको बुली किया जाता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो वहाँ का बड़ा मुस्लिम सुपरस्टार हो, उसको बार बार बुली किया जाता है कि अच्छा घर बनाना तो जाके पाकिस्तान में घर बना लो। तो वहाँ पे ये सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ दिफाई तज्जियाकार, उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। हारिस साहब, ये क्या एटीट्यूड हम देख रहे हैं? एक तरफ तो हम देखते हैं कि भाई आप ब्लास्फेमस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद उसको लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, फिर एक एहतजाज का हक जो कि एक जमहूरी हक है, जब लोग वो करने के लिए निकलते हैं कि भाई आप मतलब मेरे बाप दादा की शान में गुस्ताखी नहीं करें, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, वो एहतजाज पे निकलते हैं तो आगे से इनको ये सिला दिया जा रहा है, उनको ऐसे मारा जा रहा है। हाँ कर दिए। ये नरेंद्र मोदी जो एक दहशतगर्द है जिसके हाथ मुसलमानों खून से रंगे हुए हैं, और ये चार का टोला है RLS का जो डिवीजन चलता है, नजरिए पे चलता है, ये मेरे ख्याल में तमाम हदें पार कर रहे हैं। और इसके ऊपर जिस तरीके से अब जुल्म किया जा रहा है कि लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, गिरा रहे हैं घर विदाउट एनी रीजन, समझ नहीं सकते क्या होना चाहिए, वो नहीं देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड ने बड़ा अच्छा रिएक्शन भी दिया है उनकी, सऊदी अरब ने फर्स्ट टाइम, उसके बाद कतर ने, फिर बहरीन ने, ओमान ने, पाकिस्तान एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन ये एक खाली एहतजाज नहीं चाहिए, इसके ऊपर तो इवन आई वुड से कि तमाम मुसलमान मुल्कों को इंडिया से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए, और नंबर 2 इनसे हर किस्म के ताल्लुक ख़त्म करना चाहिए, और एक रेजोल्यूशन लेके जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में कि इंडिया के खिलाफ कि इंडिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि जिताई जब मुसलमानों का जुल्म किया जा रहा है। आई थिंक इसको इस वक्त पाकिस्तान तो एहतजाज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान एहतजाज भी इससे ज़्यादा होना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को सड़क पे निकलना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में मुजाहरे होने चाहिए। ये इंडिया ऐसी, नरेंद्र मोदी ऐसी ज़बान नहीं समझता। इसको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, तमाम इस्लामी वाले खड़े हों, सऊदी अरब शुड बी लीडिंग रोल, वो इसी का एमरजेंसी इजलास बुलाना चाहिए ताकि वहाँ बात की जाए, उसकी ज़्यादा पता चले। अच्छा, वो तो पहले ही इस नौयत के हम देख रहे हैं कि किसी हद तक इक़दामात उठाए गए हैं जब इस तरह के बयानात सामने आए थे बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अब ये जो अगली उस सिलसिले की कड़ी है, यानी कि बजाय ये कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती कि वो निशान इबरत बनते, उनके खिलाफ बस FIR करवा के मामले को रफा दफा किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर आपको आवाज़ नहीं आ रही हमारी? अच्छा जी, उनको आवाज़ नहीं आ रही, हम उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हारिस नवाज साहब को। तो बहरल जी अभी सुन सकते हैं आप हमें हारिस नवाज साहब? मैं यही कह रहा हूँ, आवाज़ नहीं पहुँच पा रही उन तक, लेकिन बात यह है कि आप देखें कि कितना इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन। और यही बात जो शुरू में हमने तस्करा किया था कि होना इनके साथ यही चाहिए कि इनका सियासी और माशरती मुकातिया हो ऐसा कि उनके साथ ट्रेड को ख़त्म किया जाए। प्रोटेस्ट करने से उनके कुछ नहीं बिगड़ना, कुछ भी नहीं बिगड़ना। लेकिन सती जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना। ये तो अब बाकी जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं जिनके उनके साथ बड़े अच्छे बिजनेस टाइज हैं, ठीक है, जो उनके बड़े अच्छे एलाइज हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनको चाहिए कि उनसे कता ताल्लुकी करें और उनके साथ जितने भी फिस्कल टाइज हैं उसको कट ऑफ करें
ताकि उनको पता चले। ये खलीजी ममालिक जिस पे हम देखते हैं कि जी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इंडियन काम कर रहे हैं और सिर्फ काम नहीं, बड़ी अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं। आप उनके किसी एक सुपर स्टोर में घुस जाएं तो आप देखेंगे कि पूरे उनकी दुकानों में मेड इन इंडिया चीज़ें इतनी आपको दिखाई देती हैं। मैं कहती हूँ कोई एक ही बड़ा ब्रांड अगर उनका से बॉयकॉट कर देना तो उनको लग पता जाएगा। सती है ज्वाइन बैक। बिल्कुल जी, हमें हारिस नवाज साहब एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, जो एहतजाज का तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा सा हम डिफ़ाइन करना चाह रहे थे कि एक तो ये है कि प्रोटेस्ट करने से, अपने मुल्कों में निकलने से तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन असल फ़र्क पड़ेगा जब उन्हें अब मुआशरती उनका बॉयकॉट किया जाए, उनका ऐसा बॉयकॉट किया जाए कि जिसके अंदर उनकी ट्रेड को रोकने की कोशिश की जाए, और ये तो खलीजी ममालिक ही कर सकते हैं। आपकी नज़र में अब तक कुछ हुआ है ऐसा? मेरे ख्याल में कुछ ममालिक में उन्होंने इनका बॉयकॉट किया है, इनके आइटम्स का, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि तमाम इस्लामिक ममालिक को यकजुबान होकर बिल्कुल तमाम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। नंबर 1, बिल्कुल ये जो हिंदू मेंटेलिटी है, इनका अगर बिजनेस लॉस हो तो ये सबसे बड़ा इनके लिए तबाही का निशान है। और ये जो इतना कनिंग फॉक्स है ये नरेंद्र मोदी, ये बड़ा प्लान तरीके से मुसलमानों के साथ ये जुल्म कर रहा है। और 22 करोड़ मुसलमान, जितनी पाकिस्तान की आबादी है इतनी तकरीबन इंडिया में मुसलमानों की आबादी है। एंड देन दे हैव टू आल्सो स्टैंड अप, और इसके साथ साथ एक ये एहतजाज करें, बाइकआउट करें, और तीसरा यूनाइटेड नेशन में ज़रूर जाएं। और जो ब्लास्फेमी के बारे में भी बात, इस्लामोफोबिया की तो बात की गई है, उसी में इसका जिक्र इंडिया के खिलाफ खासतौर पर क्राज़त पेश होनी चाहिए। ठीक है, ये मुल्क जो है, ये मुल्क ये मुसलमानों को बहुत चलें बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, तो एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं बाखबर सवेरा में, और बहुत से अहम उमूर पर अभी भी हमारी गुफ्तगू होगी, और जाहिर है कि डिस्कशन होगी कि किस तरीके से हमें कई मामलात पर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आपको पता है कि जनरेटर्स का इस्तेमाल आजकल खासा बढ़ चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर यूनिवर्सिटी में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया था, लेकिन उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये था कि भाई वो जनरेटर के रखने में, उसको यूज़ करने में एहतियात की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए दफातर में कि जहाँ पर ख़वातीन जो है वो सेफली जाके अपने बच्चों की ख्याल रख सकें और देख सकें, नर्सिंग कर सकें। टू बी अ डे केयर इन एवरी ऑफिस, किसी भी इंस्टीट्यूट में डे केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने डे केयर खोल लिए हैं कि बहुत सारी माएँ भी तालीम हासिल जहाँ पर ये भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। मुझे हैरत है कि आप ये देखें कि उस माँ को वहाँ पर जनरेटर रूम में जाके ये कुछ करना पड़ा। कैसा रूम था ना, जो प्रेयर्स रूम था जी, तो प्रेयर्स रूम जनरेटर रूम नहीं था, वो बेसिकली प्रेयर्स रूम था कि वहाँ पे ख़वातीन जो आके बैठती थी, नमाज अदा करती थी, तो वहाँ पे फिर जो ये जो स्टूडेंट थी ये अपने बच्चे की नर्सिंग के लिए इस रूम में जाती थी। लेकिन खैर बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। दूसरा लेकिन तो वो उनकी जो जान किस वजह से गई? वो कह रही दम घुटने से गई। मोनोऑक्साइड की वजह से। अब ये देखिए जनरेटर को कमरे में क्यों रखा गया, एक ये भी सवाल पैदा होता है कि जनरेटर का कमरे में क्या लेना देना। जनरेटर को तो आप किसी खुली जगह पे रखते हैं कि ताकि जो उसका धुआं है वो खुली जगह में निकले, बजाय कि वो अंदर किसी कमरे में आए। अच्छा, और दूसरा सती, मैं जब जनरेटर का आपने नाम लिया ना तो मेरे भी रोंगटे से ज़रा खड़े हुए, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली फ्राइडे को कुछ ऐसी ही चीज़ जो है वो फेस की, और वो यही थी, हम देखने कि जी लाइट बार बार आ रही है, जा रही है, और जो जनरेटर के जलने से और उसके बाद एकदम जनरेटर पागल भी हो जाता है कि बहुत देर जो है वो जब जनरेटर जलते हैं दिमागी तवाज़ुन तो उनका दिमागी तवाज़ुन, उसके बाद मेरे भी जनरेटर में से बहुत दिमागी की आवाज़, बड़ी एहतियात की कोशिश की भी जाके वो बंद करूँ कि घर में बच्चे, धुआं जो है मेरी आंखों में चला गया, तो मैं इस धुएं से खौफजदा हो गई। और स्पेसिफिकली इसमें हमने देखा कि क्योंकि आमिर लियाकत साहब की भी जब डेथ हुई है तो तब भी कहा जा रहा था कि इनिशियल जो भी इनको लग रहा है वो यही कि जो धुएं की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खैर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो भी एक टेरर है, वो भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एहतियात करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी हम बात करेंगे, फिल वक्त टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पंजाब में सियासी माहौल इंतहाई गर्म, FIA का मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला, और पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सियासी दराव मजीद बढ़ने का इम्कान, PTI और खाफ लीग की हिकमत अमली तैयार। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग भी है उरूज पर। घरों में चलाए जाने वाले जनरेटर्स के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत। खैबर पख्तूनख्वा बुनेर यूनिवर्सिटी में तालिबा और उसका शीरख्वार बच्चा धुआं भर जाने से जाँ बहक हो गए।
पीपल्स पार्टी के सिंध में 3 अदवार में हुकूमत, लेकिन अवाम के बुनियादी मसाइल हल ना हो सके। कराची समेत कई शहरों में सीवेज की निकासी का निज़ाम ना बदल सका। टंडुलायार की गरीब आबादी सीवेज के पानी से परेशान। और रेशम के कीड़े से कपड़े की तैयारी के लिए पहले रेशम के कीड़े पालने पड़ते हैं। कीड़े पाल कर कपड़े की तैयारी का यह तरीक़ेकार बरसों पुराना है, अब ये सनत का दर्जा भी हासिल कर चुका है। अच्छा जी, तो पहले हम आगाज़ कर लेते हैं सियासी माहौल के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ गर्मा गर्म होता जा रहा है। और एक ऐसा होता है ना, जैसे रोटी आपने रखी या खाना आपने रखा या सालन रखा, माइक्रोवेव में रखा या चूल्हे पे रखा, तो गर्म होता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म करना पड़ता है। लेकिन मामला यहाँ पर ऐसा है कि वो जो शादी ब्याह में जो अरेंजमेंट्स नहीं होते कि मुसलसल नीचे से लौ चल रही होती है और वो खाना किसी भी सूरत में ठंडा नहीं होता, तो लगता है कि सियासी माहौल के साथ भी हमारे कुछ ऐसा ही है कि कहीं के लग भी जाता है खाना फिर। हाँ जी, तो ऐसा ही है। सियासी खास माहौल तौर भी पर ऐसा ही है। सांझे की जब हांडी हो तो उसके साथ ऐसा तो होता है। तो बहरहाल बात यह है कि ये मामलात हैं कि सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। और आज पंजाब की बात कर लें तो वहाँ पर कुछ नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वहाँ पर बजट पेश किया जाएगा आज, और इस दौरान असम्बली में सियासी तनाव मजीद बढ़ सकता है। और पंजाब असम्बली में तो हमने क्या ही बात है, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से स्पीकर के मामले पे, फिर डिप्टी स्पीकर के मामले पे, फिर वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पे, फिर गवर्नर साहब किस तरीके से वो एक सामने सीसा पिलाई एक रुकनी दीवार बन के खड़े सत्य में मैं देख रही थी जो वजीर ख़जाना में सोचे बजट की प्रिपरेशन क्या की होगी, क्योंकि जो वजीर ख़जाना अभी जो पंजाब के हैं प्रोविंशियल जो ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी बड़े इमरजेंसी में कलमदान सौंपा गया वैस सगारी को। तो आप देखें कि बजट की प्रिपरेशन में उनको कितना टाइम मिला होगा, उस हवाले से वो क्या प्लानिंग कर सके होंगे। अच्छा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जानिब से जो है ना वो हिकमत अमली तैयार की गई है, और उनकी बिल्कुल कोशिश है कि जो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देंगे कि वो बजट पास ना करा सके। और साथ में आपको ये पता है कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि हैं परवेज़ इलाही, उनके पास ये सवाबदीद होगा कि जब कोई बजट पेश किया जाता है तो जो हाँ या ना में पूछने का जो सवाल होता है वो सवाबदीद होती है जी स्पीकर की। तो वो हो सकता है ये हर बार इस्तेमाल करें। और साथ में सिर्फ ये नहीं कि आज सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही बजट पेश किया जाएगा, आज खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट पेश किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा जो कि आज पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा जिसने सियासी बहरान काफ़ी अरसे फेस किया। काफ़ी अरसे तो वहाँ पे वज़ीर आला ही नहीं था, इमेजिन कैबिनेट ही नहीं थी भाई। बिल्कुल जी, ये बड़े मसले मसाइल हैं कि ये कैसे होगा। और जाहिर है कि इससे ये भी इंडिकेशन आती है कि एक तो डायरेक्शन कहीं और से आएगी, यानी कि हो सकता है वफाक की जानिब से आए, फिर दूसरा ये है कि ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे होंगे और बेसिक असल काम महकमे का होता है। आपको ज़ाहिर महकमा ख़जाना इस हवाले से अपनी गुजारिशात सिफारिशात तैयार करके रखता है और सेरेमोनियली फिर उसके ऊपर कुछ पॉलिसी दे दी जाती है। तो मजीद क्या होगा, अब बात जरा कर लेते हैं। का भी तुम जिक्र उनका करेंगे ना कि एफआई ने उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उनकी तहकीकात शुरू कर दी है। यस, ये ऑल ऑफ अ सडन जब इस तरह से चीज़ें होती हैं, यानी कि तहकीकात का होना और उनका रुकवा दिया जाना। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में भी अचानक ही परवेज़ इलाही साहब और दीगर पे जो है वो नैब की तहकीकात भी रुक गई थी। हालांकि इमरान खान साहब तो कहते थे कि नैब उनके नीचे नहीं आती, लेकिन बहरहाल हो जाता है ऐसा कभी कभार। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि माहौल तो गर्म है, आज बजट भी पेश होना है, आप क्या हालात आज बनते देख रहे हैं? इशफाक, हालात तो संगीन होंगे और बल्कि कुछ पीटीआई के जो अरकान हैं उनका का कहना है कि मज़ा तो आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो वज़ीर आला का इंतखाब था उसमें परवेज़ इलाही जो थे वो खुद कैंडिडेट थे, इसलिए वो सदारत नहीं कर रहे थे इजलास की। और डिप्टी स्पीकर आपको पता है वो मुनहरफ हो चुके थे, वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। तो फिर भी आपको पता है कि एक जो काम हुआ, मारदाड़ हुई और पुलिस बुलाकर और प्रेस गैलरी में खड़े होकर सारा जो इंतखाब करवाया डिप्टी स्पीकर ने। लेकिन आज स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही मोहतरम किबला खुद होंगे और सब कुछ उनके हाथ में है। वो बिल्कुल फ्री हैंड देंगे अपोजिशन अरकान को, बल्कि वो खुद भी अपोजिशन ही हैं। तो इसलिए आज हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है और उनके लिए मसाइल होंगे।
और सबसे अब आज चलें एहतजाज होगा, कोई ज़्यादा भी हो सकता है, तकरीर करनी मुश्किल होगी, ये तो वो कर लेंगे, आज पेश हो जाएगा, लेकिन मंजूरी जो है वो बहुत बड़ा मसला होगा। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा कि बजट की मंजूरी जो है वो सिर्फ 3-4 वोटों का फ़र्क होगा। और आपको पता है कि जो रूल्स हैं वो आइज़ और नोज़ के हैं, कि वो स्पीकर पूछता है कि जो इस शिक के जो सवाबदीद स्पीकर जो इसके हक में है वो हाँ के हैं, जी, और जो उसके मुखालिफ ना के। अब इसमें अच्छा, वज़ीर आला के इंतखाब में डिवीजन थी कि जी जो हमजा को वोट देना चाहते हैं, जो परवेज़ इलाही वो इस तरफ चले, इधर सिर्फ और सिर्फ रूल्स के मुताबिक आइज़ और नोज़ हैं, हाँ और ना है, और इस हाँ और ना का फैसला स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने करना है। हो सकता है वो कहें कि ये जो बजट जो आप कह रहे हैं हाँ ये तो बड़ी कम आवाज़ है, तो नो की आवाज़ ज़्यादा है, इसलिए बहुत सख्त परेशानी है। और मुनस लाई के खिलाफ जो केस दोबारा खुल गया है और जो दोबारा बाजू मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अमेरिका आपको पता है ना कि पहले डू मोर कहता था, फिर उसने FATF के जरिए हमारा बाजू मरोड़ा, तो ये पाकिस्तान में तरीकेकार इस तरह के हैं। अच्छा, ये इशफाक बड़ी अजीब बात है, जब भी जिसने मुस्लिम लीग काफ का बाजू मरोड़ना होता है उन्हें नजर मुनस लाई ही आता है। जरदारी साहब ने जब इनको साथ मिलाना था तो मुनस लाई का ही। वैसे ऐसा क्यों है कि क्या कोई वीक मोहरा है कि जो अगर किसी को अगर बाजू मरोड़ना तो वो मुनस लाई को जाके पकड़ते हैं? औलाद का बेसिकली मतलब देखिए ना, वो शुजात साहब की भी तो बेटे को भी जाके पकड़ सकते हैं ना, वो तो इस वक्त हुकूमत का साथ भी दे रहे हैं। जी नहीं, साथ दे रहे हैं तो इसकी फिर क्यों 2-3 वजूहात हैं। एक उससे पहले भी तो ऐसा जी इशफाक साहब, एक तो ये है कि जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो मुनस इलाही सियासत में आ चुके थे, वो इन थे अभी उस वक्त चौधरी शुजात या जो हुसैन इलाही वजाहत के हुसैन के बेटे हैं वो अभी नहीं आए थे, मुनस इलाही आ चुके थे, फिर वजारत आला इनकी थी। दूसरा अभी भी एक्टिव जो हैं वो मुनस इलाही हैं, वो सामने आते हैं। जब जरदारी साहब ने इनको करना था, साथ मिलाना था, और केस खुल गया FIA का और फिर बंद हो गया और नायब वज़ीर आज़म बन गए परवेज़ इलाही। इमरान खान साहब ने भी इनको इसी तरीके से नैब के जरिए जो है वो आराम किया था। बीच में थोड़ा परवेज़ इलाही जो है उनका दिल करता था, वो थोड़ी तनकीद करते थे, लेकिन फिर दोबारा फिर वो केसेस क्लोज हो गए। याद है हमें, इंटरव्यू भी याद है जिसके 16 घंटे बाद बयान चेंज हो गए थे। लेकिन एक और चीज़ भी बताएं कि असल में एक और चक्कर भी है कि जो हौसले वाली बात जो है ना, आपको याद है कि मुनस इलाही साहब ने भी जाके की थी इमरान खान साहब के सामने, और इससे कुछ चीज़ें चेंज भी हुई थी। तो अभी फिर क्या आपको सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है आगे, अगर हम पंजाब की हद तक बात करें तो आज बजट फिर पास होने जा रहा है आपकी नज़र में या नहीं? अभी तो सर इशफाक साहब आज पेश होना है पास। अच्छा, एक और भी स्पीकर के पास इख्तियार है, वो पता नहीं वो बड़ा वो एक अजीब बात हो जाएगी अगर वो कर लें, वो एडजन भी कर सकते हैं, लंबी डेट भी दे सकते हैं इजलास की। अगर अब आपको पता है आपको पता है 1 जुलाई से पहले बजट पास होना होता है, वो डेट दे दे 5 जुलाई की, तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है। अभी आप कह रहे थे ना कि PTI वाले कह रहे थे कि मजा तो आ जाएगा, मतलब सुबह एक बहरान से गुजरे इनको मजे लगे हुए, ये क्या बात हुई? वैसे असल में बात ये है कि वो ले रहे हैं बेसिकली बदला, वो तो इस हुकूमत को मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं ये साजिश हुई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसलिए सब जायज़ है। कल एक बंदे ने मुझे कहा, जो रुकन हैं अहम अपोजिशन के, उन्होंने कहा है कि हमने ये एक चीज़ सीख ली है खान साहब से कि किसी को अगर ख़राब करना है तो एंड तक करें, तो वो अब एंड तक ख़राब जो है वो पंजाब में होंगे, और वो इस वक्त समझते हैं कि पंजाब से ही मामलात जो है वो मुश्किल पेश आएगी वफाक को भी, तो फिर ही ये दोबारा सोचेंगे हुकूमत से जाने का, क्योंकि अब तो उन्होंने मुश्किल फैसले ले लिए हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि हम लंबा चलेंगे, लेकिन पंजाब में अगर ऐसे चलना है और अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, उनमें से आधी सीटें भी हो जाएं तो फिर भी मुश्किल ही है मुस्लिम लीग नून के लिए। इसलिए अब जो है वो मामला सबकी नज़र पंजाब में है, और जुलाई का जो इलेक्शन है उस पर है, उसके बाद ही ये लगता यही है कि ये मुश्किल ही है। अच्छा, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। मुझे बताएं भट्ट साहब, ये पंजाब का ये बड़ा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज है, कहीं हमें समझ में नहीं आती कहाँ जा रहे हैं। कहीं अगर सेनेट के इलेक्शन में देखा जाए
तो जी आपस में एक जबरदस्त पहले से डील शीट वगैरह करके तमाम तर चीजें डिसाइड कर लेते। जब सेनेट का इलेक्शन था, जब देखा ना ये दोनों ही पार्टीज थी जो आज एक दूसरे की दुश्मन है, खैर पहले भी दुश्मन थी, एक दोस्त तो खैर कभी रहे नहीं, तो नून लीग और पीटीआई मिलके वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन में अपनी डील कर लेते हैं और विफाक में सिचुएशन कोई और होती है। अब विफाक में कुछ और है और पंजाब, तो ये क्या बिहेवियर है पंजाब असेंबली का? मदिया जी, ये बेसिकली वो भी दुश्मनी की वजह से ही सेटलमेंट हुई थी। तो दुश्मनी ये थी कि दोनों को ही डर था हमारे वोट एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे, तो मिल मिला के जो है वो हम ये कर लें। वो दुश्मनी की वजह से ही सेटलमेंट थी, उसमें बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं। लेकिन उसमें परवेज लाही जो है उनका रोल था, वो जमानती थे दोनों तरफ से, और उन्होंने देखें सिर्फ 10 सीटों से अपना सेनेटर कामल अली आगा साहब को बनवा लिया। हालांकि 43-42 एमपीएस वोट चाहिए और सिर्फ 10 से वो सेनेटर बन गए हैं। ये देखें, ये सियासी चाल होती है। सोच देखें पंजाब असेंबली की शान 42 वोट और कहाँ 10 वोट, कहाँ 42 वोट, और सेनेटर बन गए 6 साल के लिए। तो ये कमाल तो है सियासत। बिल्कुल ऐसे इसी सूरत हाल को देखते हुए आपको पता है ना, भट्ट साहब कहा गया कि तू की जाने पोलिए मज्जे पंजाब असेंबली दिया शाना। बिल्कुल ऐसे मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ नई भट्ट साहब मौजूद थे। और आपको मालूम है कि आज पंजाब असेंबली में बजट पेश होने जा रहा है, बड़ा टफ टाइम देना है ऑपोजिशन ने। और जैसे वो सवाबदीद की बात करती थी ना कि जी येस और नो, तो एक तो पहले बात है कि हो सकता है कि वो एडजर्न कर दे आज का इजलास। नहीं, ये तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। याद है मैंने एक दफ़ा कहा था कि हम लोग अगर बैठे हैं और हम ये कहें कि जी वो ये तरीक़ाकार यही होता है ना कि ऑल दिस, ये कोई मोशन पेश किया गया, ऑल दोज इन द फेवर ऑफ द मोशन से आए, तो फिर आइज हैव इट। तो ये अब आइज हैव इट ये डिसाइड करना उनका काम है ना स्पीकर साहब का। वो उनका सवाब तो है, उनका सवाब वो कहेंगे नहीं, आज नहीं मैंने कहना, सुना ही कम था। अच्छा, एक और वो मोनिस का आप चक्कर पूछ रही थी ना कि वजह क्या है कि किस वजह से हो रहा है। भाई आपको याद है कि एक दुआए खैर जिसका सबसे अच्छा तस्करा हुआ था कि दुआए खैर हो गई थी, और फिर अगले दिन जो परवेज लाई साहब ने बात टूटे बाजू के साथ, उससे पहले जो हुई थी वो तो बद्दुआ थी मेरे ख्याल में। हाथ दोनों अच्छे, दुआए खैर उससे पहले थी कि जब चौधरी शुजात हुसैन और सबके दरमियान हुई थी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे काया पलट गई थी, तो उसमें भी मोनिस लाई का किरदार था। तो वो भी एक थोड़ा सा वो होगी प्रॉब्लम। अच्छा जी, चक्कर ये है कि ओवरऑल अभी बजट जो है वो आज खैबर पख्तूनख्वा का भी पेश किया जाएगा, फिर आज पंजाब का भी पेश होने जा रहा है। तो पहले पंजाब से ज़रा जान लेते हैं, हमारे साथ ख्वाजा नसीर साहब मौजूद हैं। तो बाकी सियासत तो अपनी जगह, लेकिन ख्वाजा साहब हमें ज़रा ये बताएं कि बहुत ही मुख्तसर वक्त ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर अवैस लगारी साहब को ये कलमदान सौंपा गया है। आई एम श्योर कि जो है वो महकमा फाइनेंस इससे मुताल्लिक काम करता रहा है, और सियासतदानों का काम इसमें पॉलिसी देना और सेरेमोनियल ही होता है। तो किस हद तक तैयारियां देखी जा रही हैं, क्या खदोखाल हैं इस बजट के जो आज पेश होगा? बिल्कुल जी, पहली बात जो आपने की सरदार अवैस खान लगारी की, तो हम अपने नाजरीन को कंफर्म करते जाएं कि ये पंजाब का पहला बजट होगा जिसमें वज़ीर ख़जाना जो हैं वो सिर्फ 24 घंटे पहले उन्हें वज़ीर ख़जाना को चार्ज दिया गया, जबकि इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते तक आपस में जो इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब की, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार रही, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत ख़जाना ख़ुद मांग रही थी, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने एक साबिक वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान को देने जा रही थी। तो ओवरऑल इस वक्त जो पोजीशन है उसके मुताबिक सरदार अवैस खान लगारी जिन्हें गुज़श्ता रोज़ ही चार्ज दिया था, वो आज पंजाब का तकरीबन लगभग 3000 से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट जो है पेश करेंगे, जिस बजट के अंदर 689 बिलियन रुपीस जो है रखे गए हैं डेवलपमेंट के लिए, जबकि इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है इस पर वही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जो वफाक में अप्लाई हुआ, यानी कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की तवक्को है, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तवक्को है। इसके अलावा आमदन का जो तखमीना है पंजाब में वो 2521 अरब रुपए का आमदन का तखमीना लगाया गया है। वफाकी जो महासल हैं, जो वफाक से पंजाब को डिविजिबल पूल से रकम आनी है उसकी जो मालियत है 2020 अरब के करीब है, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ जो है वो 22% इजाफे के साथ 190 अरब रुपया पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो हदफ है वो आइंदा माली साल के लिए मुकर्रर किया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो है महकमा सेहत के लिए जो इस वक्त जो हदफ है वो तकरीबन 600 से ज़ायद का बजट महकमा सेहत के लिए रखा गया है। जनरल पब्लिक सर्विसेज के लिए 1018 अरब रुपये, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्डर के लिए 231 अरब रुपये, इक्तसादी अमूर के लिए 150 अरब रुपये। इसके अलावा घरों और जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं और जो कम्युनिटी अफेयर्स के लिए 14 अरब रुपये रखे गए हैं, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 428 अरब रुपये जो है ये रकम रखी गई है।
स्कूल एजुकेशन के लिए 421 अरब रुपये, हायर एजुकेशन के लिए 59 बिलियन रुपीस मुकर्रर किए गए हैं। सेहत के लिए 470 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है, जबकि सेहत के अलावा 2,296 रुपया गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुकर्रर किया गया है। सही, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जो- जी। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद थे और आज क्योंकि पंजाब में बजट पेश किया जाना है पंजाब का, और वो पंजाब असेंबली के बाहर ही खड़े थे। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बजट पेश होगा। सेहत पे, तालीम पे और दीगर शोबों में कितनी रकम मुख्तस की जाएगी, इस बजट के हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ज़िया, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज आने वाले बजट के हवाले से? जी, ये आने वाला बजट जो है तो बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में सबसे बड़ा बजट होगा, क्योंकि 1300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है। और इसमें जिस तरह वफाक में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, इसी तरह यहाँ पर भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफ़ा एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा पिछले साल जो कम से कम उजरत का तयन किया गया था वो 21,000 रुपये थी, और इस मरतबा भी अभी बताया जा रहा है कि आज जब ये सूबाई काबीना का इजलास होगा, जिसकी सदारत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान करेंगे और उसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी, तो उम्मीद यही है कि ये जो कम से कम उजरत है वो 25,000 रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो है सेहत इंसाफ कार्ड तो पहले ही से चल रहा था, और इसके साथ साथ इस मरतबा राशन कार्ड, तालीम कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसमें राशन कार्ड में 2100 रुपये तक जो सब्सिडी है वो दी जाएगी उन अफराद को जो कि 25,000 रुपये से कम जिनकी तनख्वाह है, उस हवाले से ये दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट बजट है वो 380 अरब रुपये से ज़ायद का बजट है, लेकिन ये तो प्रोजेक्शंस हैं। और इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए मसला यह है कि पहले से ही वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा ने एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए हैं कि जो मर्ज एरिया के लिए बजट था वो 17 अरब रुपये पहले से ही उन्होंने कम कर दिया है। और इस मरतबा तो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा ने अपने जो बजट है उसको एक सियासी नारा भी दिया हुआ है कि खुददार बजट, जिस तरीके से एक सियासी नारा चल रहा है इस वक्त, तो ये और विफाक में जो है तो पीडीएम की जो मुश्तमिल जमातें हैं उनकी हुकूमत है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये लास्ट ईयर भी जो बजट था वो 1,118 अरब रुपए का बजट था, उसमें भी जो है तो 36 अरब रुपए की इनको जो है तो कमी पेश आई थी। लेकिन वो चूँकि वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें भी इनको मुश्किलात थी। तो अब ये देखना है कि जिस तरीके से वफाक में पीडीएम की हुकूमत है तो ये अपनी जो प्रोजेक्शंस हैं जो नहीं हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो 89% जो है तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो मसूलात है उन पे डिपेंड करता है। तो उन्हीं पे कि आया उनमें कितनी कमी होती है। ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ख़ुद जो है तो मुश्किलात का शिकार है इस वक्त माली तौर पे, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वो कितनी हद तक मदद कर सकेगी, ये तो आने वाला दिन जो हैं वो देखेंगे उसमें कि क्या होता है सूरत हाल। और लेकिन यह है कि ये प्रोजेक्शंस इनकी है कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा बजट होगा और मुलाजमीन के लिए इसमें इजाफा है। और जिस तरह इशफाक भाई लास्ट टाइम भी जो बजट के हवाले से बात कर रहे थे, तो जो प्राइवेट मुलाजमीन है, जैसे तो आप और हम, प्राइवेट मुलाजमीन का क्या बनेगा, जैसे आप और जी हम इंतजार में हैं। हम इंतजार में, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये आपके लिए पैगाम है ज़ियाउल हक भाई, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। अच्छा, खुद में ना मुझे रोना ही आ गया, वो भी रोहान से, मैं तो थी ही अंदर से हम लोग तो थे। ये बात करते करते हमारी एक लाइट बंद हो गई, पता है? हाँ, ओहो, इसका भी बजट होना चाहिए, इसका भी बजट। अच्छा खैर जी, आज है 13 जून और आज मौसीकी के आफताब शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को अपने परस्तारों से बिछड़े 10 साल बीते हैं। मेहदी हसन साहब एक ऐसे बड़े गुलकार, एक ऐसे खूबसूरत गज़ल कहने वाले जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरसग़ीर में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में इक्वली जो शोहरत है वो हासिल है। इनकी गज़लें, इनकी ठुमरियाँ जिस तरीके से वो गाया करते थे, आज भी
आज के दौर में भी जब हम देख रहे हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक भी काफ़ी तरक्की कर गई, हमारे ये पैकेजेस जस्टिफाई ही नहीं कर सकते जो उनकी म्यूज़िक के हवाले से खिदमात हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे कि जिससे उनकी शोहरत का आगाज़ हुआ था वो गाना, फिर एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार होता, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। क्या इस कदर खूबसूरत गीत, फिर मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। इस कदर ऐसी लाजवाल गज़लें हैं जो कि उन्होंने गाई, और ऐसी गज़लें कि उन्होंने गाई और फिर वो अमर हो गई। सो हम कोशिश करेंगे अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जुदाई का सबब तू मुझसे खफा है तो ऐसा करें कि हम ब्रेक पे जाते, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर उनकी गज़लें आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ख़बर आप तक पहुँचा रहे हैं वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, और जनाब वहाँ पर मंदी की खबर सामने आई है और 500 पॉइंट से ज़्यादा की मंदी वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं तो देखना अभी बाकी है। 525 पॉइंट्स की कमी हुई है और 100 इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर चुका है। 100 इंडेक्स में 41,488 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग इस वक्त जारी है। और ये अभी सुबह से ख़बर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो ख़बर हम तक पहुंची है कि स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई है। जी जनाब, और थोड़ी डॉलर की सिचुएशन से भी हम आपको आगाह करते चलें तो ख़बर कुछ यूँ है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा होने के बाद 203 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 204 रुपए से 207 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। लो जी, तो ये सिचुएशन आपके सामने जो आज हम शेयर करें, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब 50 पैसे का भी जब इजाफा होता है डॉलर की कदर में, तो उससे हम देखते हैं कि कैसे एकदम से महंगाई आती। तो ये 50 चाहे 65 चाहे 1 रुपया भी अगर वापस होना तो महंगाई वापस नहीं होती। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही ऐसा लग रहा है वर्स्ट हो गई है, क्योंकि इंटरबैंक में दोबारा से बताते चलूँ डॉलर 65 पैसे महंगा होने के बाद 203 रुपए पर अब ट्रेड हो रहा है। जी, इंटरबैंक में आप सोच सकते हैं कि फिर ये क्या इससे हाल होगा। अच्छा, कल तक सिचुएशन डिफरेंट थी। कल तक तो मतलब ये कि ओपन में भी आपको इजीली अवेलेबल था 203 से 204 रुपए में, लेकिन आज महंगा हो गया। इमेजिन 203 या 204 पे अगर आप डॉलर ले रहे हैं। अच्छा, मुझे तो पेट्रोल लगना शुरू हो गया ना। मैं कह रहा हूँ 210 से नीचे है तो ठीक है। क्या करें यार, देखिए वाकई हाल ही अजीब हो गए। हम किस स्टेट ऑफ माइंड में चले गए मुल्क में, जो महंगाई जो इन्फ्लेशन उसकी वजह से। लेकिन मैं ये भी सती सोचती हूँ कि ठीक है, अगर अब कुछ जो भी दूसरी अगर गवर्नमेंट आएगी तो क्या यही डिसीजन उनको नहीं लेने पड़ेंगे? उन्होंने ही करना था, उनका ही किया धरा था। वो तो मैंने बताया था ना कि एक उड़ता हुआ तीर आता है तो फिर वो IMF ने भी यही कहा था। खैर चलें। अच्छा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे से बात करने जा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट इशू ये आपने देखा पिछले दिनों डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब उनकी भी इंतकाल हुआ, और उनके बारे में कहा जा रहा था क्योंकि उनकी कमरे में वहाँ पे कमरे के बाहर जनरेटर मौजूद था और धुआं इतना भरा कि उसकी वजह से दम घुटने से उनका इंतकाल हो गया। मुमकिन तौर पर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, हाँ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि उनकी डेथ किस वजह से हुई थी। और देखिए, जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देयर इज सर्टेन क्लास जो कि जनरेटर अफोर्ड कर सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जब आप जनरेटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहली बात ये कि जनरेटर रखना है तो किस जगह पे रखना है, और दूसरी बात जैसे भी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि जब जनरेटर इस्तेमाल होता है, आपको पता है तो लाइट इतनी जा रही कि जनरेटर कई घंटों जलते रहते हैं और उनके कड़ाके निकल जाते हैं। और जब जनरेटर बंद होता है और जब लाइट आ जाती है तो देयर इज अ टाइम। सती, कितना टाइम आपको जनरेटर के पास से जाना चाहिए? मतलब थोड़ी देर तक 10 से 15 मिनट नहीं जाना चाहिए, डिपेंडिंग के अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है तो। अब देखें, खुला है ना तो वो तो एक अलग ही चीज़ है कि जो भी उससे गैसेस वगैरह बन रही होंगी वो डिस्पर्स हो रही होंगी हवा के जरिए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वैसे भी कहा जाता है कि एहतियात करनी चाहिए, लेकिन 10 से 15 मिनट तक वैसे भी उसके अगर किसी बंद कमरे में, आपको इल्म है ना कि अक्सर हम ये तो खैर किसी कमरे में किसी जगह में कुछ ना भी हो, मिसाल के तौर पर ये जो हम बात करते हैं अक्सर कुओं की, अगर वाटर टैंक्स की, आपने सुना होगा ना कि जैसे ही उसके अंदर गया जहरीली गैस की वजह से, वो गैस क्योंकि कन्फाइंड एनवायरनमेंट की वजह से और पानी की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर, और ज़ेरे ज़मीन टैंकियाँ होने की वजह से गैसेस उसमें बन रही होती हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बोनेर यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें दिल दहला दिया, और वहाँ पर कोई सस्पेक्टेड रीज़न नहीं था, बल्कि रीज़न ही यही था कि वहाँ पर एक बेसिकली बना हुआ था जनरेटर रूम। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जो थी वो वहाँ पर अपने बच्चे को भी, शीरखार बच्चे को लेकर वहाँ पर आती थी, यूनिवर्सिटी में अपने साथ लेके आती थी, कभी घर पे छोड़ के आती थी, लेकिन उसमें होता ये था कि कोई और अरेंजमेंट नहीं था, कोई नर्सिंग रूम नहीं था, कोई ऐसा रूम नहीं था कि जहाँ पर वो सेपरेटली अपने बच्चे को जाकर उसकी ज़रूरियात का ख्याल रख पाती।
तो वो जाती थी, वहाँ पर एक जनरेटर रूम बना हुआ था जहाँ पर बिजली जाने की सूरत में वहाँ पर जनरेटर को चलाया जाता था। अब सुबह भी बिजली गई वहाँ पर, जिस दिन ये वाक़या पेश आया जनरेटर उन्होंने चलाया और उसके बाद जब वो रूम में गई तो जनरेटर बंद हो चुका था। वो हस्बे मामूल उसने जाके अंदर से दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियाँ बंद की और उसके बाद उसने बच्चे का अपना जो भी ख्याल रखना था रखा। मीनवाइल ये है कि जब बाद में लोगों को पता चला तो कि खासी देर तक वो वापस नहीं आई, तो उन्होंने दरवाज़ा बजाया, किसी ने नहीं खोला, खिड़कियाँ बजाई, किसी ने नहीं खोली। फिर जब खिड़कियाँ तोड़ी तो पता चला कि वो तशवीशनाक हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। और उसके बाद लेट मी इस्टेब्लिश फर्स्ट कि पहले वो पड़ी हुई थी तशवीशनाक हालत में, फिर उसको ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई और उसमें उसकी जान चली गई। शीरख्वार बच्चे को बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो भी सर्वाइव नहीं कर सका। अच्छा, एक चीज़ ये है कि रेस्क्यू 1122 की वहाँ पर एम्बुलेंस मंगवाई गई, हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी की अपनी एम्बुलेंस थी वो भी वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थी। और इसका तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखें एक माँ और एक शीर बच्चा जो इस कमरे में मौजूद था। अब आप देखें कि बच्चे के लिए तो वैसे भी चीज़ें ना, हम देखें एयर प्योरीफायर लगा रहे थे, क्या कुछ नहीं इस बच्चे के लिए करते कि जो इसको जिस हवा में से सांस लेना है उसको साफ़ किया जाए और किस हमने क्या इसका एक्सपोजर रखा। तो खैर यहाँ पे मेरे ख्याल से बुनियादी यूनिवर्सिटी के लोगों को भी, यहाँ पे जो इंतजामिया उनको भी पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों बिल्कुल वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। लेकिन जी। जनरेटर के हवाले से सिचुएशन जो है इस पर जरा बात कर लेते हैं। सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल असद साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहते हैं। आज भी उन्होंने स्टूडियोज में हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप यहाँ पर ये जो धुआं, बिलखुसूस हम जनरेटर के धुआं की बात करते हैं और जाहिर है कि एक सहूलत है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। कई लोग यूपीएस पे इन्हिसार करते हैं लेकिन वो बिजली चार्ज करेगा तो फिर जाहिर है कि वो आपको सहूलत दे भी सकेगा और लिमिटेशंस होती हैं उसकी। जनरेटर्स में ये होता है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। लेकिन इसकी सेफ्टी के हवाले से आपको लगता है कि कोई अरेंजमेंट्स हैं और क्यों इसको घर के अंदर रखना या किसी भी कन्फाइंड रूम में रखना ख़तरनाक हो सकता है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने इससे बहुत ही अहम मौजू पे सेगमेंट रखा है। ये हमारे जो अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया है उसमें सलाहियत रखी है कि माहौल में मौजूद ऑक्सीजन से हमारे रेड सेल कंबाइन कर सकते हैं। कहीं पर ऑक्सीजन के मुकाबले में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, ये वो गैस है जो सिगरेट के धुएं में भी है, ये वो गैस है जो गाड़ियों से भी खारिज हो रही है, और जहाँ भी जनरेटर इस्तेमाल करेंगे वो स्टेशनरी हो, पोर्टेबल हो, वहाँ से गैस खारिज होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमारे जो रेड सेल हैं वो 200 गुना ज़्यादा बाइंड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से। वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकते इसकी मौजूदगी में, और एक दफ़ा उन्होंने बाइंड कर लिया तो ये दोबारा अलग भी कभी भी नहीं होते। इस गैस का ना कोई रंग है ना इसकी कोई बदबू है किसी किस्म की, तो ये तो साइलेंट किलर है। बिल्कुल, ये हमने जब समझ लिया कि इतनी खतरनाक गैस है तो हमें इससे बचना है कि किस तरह एक्सपोजर अपना कम करें। हम कहाँ एक्सपोज होते हैं? सिगरेट पी के एक्सपोज हो रहे हैं, गाड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ क्योंकि माहौल में धुआं छोड़ रही होती हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इंटेंसिटी है वो उतनी डेवलप नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता में नुकसान पहुंचाती है लेकिन मौत वाकई नहीं होती। लेकिन अगर आपके याद हो मरी में भी कुछ अरसे पहले हुआ था कि गाड़ियों में एग्जॉस्ट बंद हो गए थे, दे डाइड बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड पीसफुली। डेथ का टाइम है मैक्सिमम 5 मिनट। करता क्या है ये कि जब बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन हमारे रेड सेल से तो आदमी कंफ्यूज होता है, उसके अजलात काम करना छोड़ देते हैं, फैसले की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर साहब जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, ना उसका कलर पता चल रहा है, ना उसकी स्मेल है, तो फिर हम उससे बचे कैसे? मतलब यू नेवर नो कि अगर हम इस कमरे में मौजूद और यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कहीं से इखराज हो रहा है तो हम सब लाइक एक मौत की तरह हम सब चले जाएंगे लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही बात है, लिहाजा कहीं तो बॉडी सिग्नल दे कि कुछ गलत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्योंकि हमने जान लिया कि ऐसा होता है तो हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों में कि इसका एमिशन कहाँ से होता है, जिसे आप लोग माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हम स्कूलों में इसको पढ़ाएं, सेफ्टी हज़ार्ड बच्चों की उम्र से सिखाना शुरू करें, कहाँ से ये खराज हो सकती है, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं है, नज़र नहीं आती, लिहाजा हमें सीख के इससे बचना पड़ेगा। जनरेटर्स पे आ जाएं, सही कहा मदिया ने भी कि जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं आमतौर पे उनके पास अफोर्डेबिलिटी है, उनको ये जानना होगा कि जी क्लोज स्पेसेस में आप यूज़ करेंगे तो फिर इस टॉपिक से जरा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आयशा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर हम बात करें, एक जनरेटर के इशू पे भी बात करें, दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ हों या दीगर ऐसे प्लेसेस हों वहाँ पर ख़वातीन के लिए डे केयर की फैसिलिटी क्यों नहीं होती कि उस बच्ची को वहाँ पर जनरेटर रूम में जाकर बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ा। तो ये आखिर इस हवाले से कोई मतलब ज़ाहिर है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पर तो अरेंजमेंट होना चाहिए था।
जी थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जितने भी हमारे ऐसे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सरकारी चाहे वो गैर सरकारी, हम लोगों ने, अगर शायद आपको याद भी होगा कि कुछ अर्सा पहले अपनी असेंबली में जो थे एक डे केयर स्टार्ट करवाया था, और यही वजह थी कि हम लोग एक पैटर्न जो है या एक एग्जाम्पल अपनी असेंबली से स्टार्ट कराना चाहते थे, क्योंकि इतने साल गुजर गए और कभी हमारी असेंबली जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे खवातीन का आना जाना होता है वहां पर एक डे केयर नहीं था, जो कि बुनियादी जरूरत है किसी भी खातून की या किसी भी एक मतलब बाल बच्चेदार औरत की एक बेसिक नेसेसिटी है। तो वो उसी को एक प्रेसिडेंट को एक रखते हुए हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन भी फिर पास करवाई थी, जो कि विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की तरफ से पास हुई थी, और उस पे यही था कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो इवन की असेंबली, जैसे उसके बलोचिस्तान असेंबली में भी देखा था आयशा बानो साहिबा कि वहाँ पर भी यही मसला था कि वहाँ की जब रुकने बलोचिस्तान असेंबली अपने बच्चे को ले आई थी तो पहले उनको मुखालफत का सामना था, फिर वहाँ पे बात की गई कि नहीं भी डे केयर सेंटर होना चाहिए। लेकिन अब ये बताएं कि डे केयर सेंटर ना होने की वजह से, कोई ऐसा रूम ना होने की वजह से, एक स्पेयर रूम जहाँ पे आपने जनरेटर रखा हुआ है उसको आप कह दीजिए कि यहाँ पे कुर्सियां रखे खवातीन बैठ जाएं और 2 कीमती जाने इसमें चली जाएं, एक माँ और साथ में उसका शीर खार, तो एक्शन क्या लिया गया है ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप लोग इरादा रखते हैं एक्शन लेना? सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की कि लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। देखिए ये जनरेटर रूम में जाके, ये तो मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई फीमेल कॉमन रूम नहीं था या कोई टीचर्स का रूम नहीं था, ये तो बिल्कुल इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं, इफ यू आर इन द लूप तो आपको पता होगा कि वहाँ पर द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस, कि वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं था और मजबूरन वो वहाँ पर जाती थी। फिर देखिए ये तो इसके मेरे ख्याल से बड़े जो है सीरियसली मेरे ख्याल से इसके वो होंगे कि इसका पूछा जाएगा कि क्यों नहीं था, क्योंकि देखिए ये तो डॉक्टर्स जो हर डिपार्टमेंट में जहां पर फीमेल होती है उनके सेपरेट कॉमन रूम होता है। आप एक्शन लेंगे? बिल्कुल हम इन राइटिंग पूछेंगे, हम लोग इन राइटिंग इसको डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग इंश्योर कराते हैं कि हम लोग इन राइटिंग। चलिए जी, हम भी ये देखेंगे और हम इस पे फॉलो अप भी लेंगे कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, 2 कीमती जानें चली गई हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने बात की कि जी जनरेटर की गैसेस से क्या कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वो गैस है जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम उसको सुन सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं है। अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या एक्शन लेती है। आपसे इजाज़त लेते हैं, शाद रिया बादरी, अल्लाह हाफ़िज़।